to the part 2 of chapter 1st. We are covering sociology chapter by chapter, and it is the part 2 of chapter 1st. In the previous video, we have completed the part 1 in which my own notes and Nitin Sangwan nearly 3/4 was completed. Those who are new, we are covering the whole sociology, so you can check the previous video to get through the previous things. Okay, now let us start with this particular chapter, this particular part. Just this part of scope of sociology was remaining, and after that just two topics, sociology and other social sciences and sociology and common sense is remaining. After that we will jump to the previous year questions. Okay, let's start. इस पैराग्राफ में क्या लिखा है इसको रीड करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू जस्ट हैव बुक रीडिंग. ओके, तो ये चीज़ यही समझा रहा है जैसे हम स्कोप समझ रहे थे कि सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है. स्कोप यही है कि हम सोसाइटी को अच्छे से समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे और सोल्यूशंस निकालेंगे. तो क्या प्रॉब्लम थी यूरोप में? जैसे जैसे मॉडर्निटी है, कैपिटलिज्म वाज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज कैपिटलिज्म? द फ्री मार्केट वेयर मार्केट इज फ्री टू एक्सप्लॉइट और फ्री टू मेक एज मच एज प्रॉफिट इट कैन मेक. तो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करा तो सोशलिज्म आया. सोशलिज्म किसका आइडिया था? मार्क्स का, जो हम 2-3 बार कोट कर चुके हैं, मार्क्स, कार्ल मार्क्स. उनके हिसाब से सोशलिज्म के अंदर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके सोशलिज्म लाना है, जो कि हुआ भी था. जैसे रशिया के अंदर, सोवियत के अंदर, आई मीन एट दैट टाइम सोवियत यूनियन, देयर वाज अ प्रेवलेंस ऑफ सोशलिज्म. लेकिन वहाँ भी करप्ट प्रैक्टिसेस देखी गई, करप्ट इंस्टेंसेस देखी गई, वो भी एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं था. इसलिए न्यू मार्क्सिस्ट आए. उन्होंने इस चीज़ के अंदर कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूड किया, because not only socialism that is going to change the minds and thinking, we have to inculcate the cultural aspect also. And one more thing, if you want this particular PDF, let me show you this book and my notes. You can get it on my Telegram channel. I will provide the link. It is Pinnacle of Aspirants, that is the acronym PIA, which is my name. Okay, so yeah, now let us quickly read this paragraph. Apparent failure of European working class to overthrow capitalism, rise of Nazism and fascism, corruption within Soviet and its allies posed great dilemma over relevance of Marxian theories. It led to development of neo-Marxist, which also includes Frankfurt or critical schools led by Horkheimer and Adorno, who tried to include a cultural perspective into Marxist thoughts and also included cultural studies also in the scope of sociology. I hope it is clear now. Later on, फिर क्या हुआ? 1940s के आसपास, जैसा हमने ऊपर मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैक्रो एंड माइक्रो व्यूज़ देखे गए. ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज ए होल के व्यूज. जैसे टलकट पार्सन ने क्या कंबाइन किया? सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम को इन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. सिमिलरली मर्टन कंबाइंड साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी विच इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड इन हिज थियरी ऑफ एनोमी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ओके, अब क्या हुआ कि ये सब के चलते देवर ऐसे मेजरली देखा गया कि 2 स्कूल्स है. एक तो है क्रिटिकल और एक है फंक्शनल. क्रिटिकल मीन्स वो सारी स्कूल जो कैपिटलिज्म को डिसफेवर करती है, कैपिटलिज्म इज नॉट गुड. और एक है फंक्शनल. फंक्शनल मीन्स फंक्शन से बना हुआ फंक्शनल, जो हर चीज़ का फंक्शन देखती है, दैट एवरीथिंग इज सर्विंग अ फंक्शन. यानी कैपिटलिज्म का भी एक फंक्शन है. इट इज़ नॉट गुड, आई मीन इट इज़ नॉट बैड. ओके, तो आपको पता है कैपिटलिज्म इज़ वेरी वेरी मच प्रेवलेंट इन अमेरिकन सोसाइटी. तो अमेरिका में क्या हुआ? दे फेवर्ड दैट कैपिटलिज्म तो अच्छा है. तो कैपिटलिज्म को अच्छा बताने के लिए हमको क्या बताना होगा कि हम फंक्शनल थियरीज के साथ में, जो फंक्शनल थियरीज बनाते हैं सोशियोलॉजिस्ट, वी आर विद देम. अमेरिकन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन फेल्ट थ्रेटन्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड दे इंस्टेड टर्न टू वेबर, सिमिल, डर्कहाइम. हेंस दे सो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी मोर ऑन functionalist line. I hope this is clear now. फिर feminist sociology emerged during 1916 as a radical alternative and offered distinctive gender-based explanation. Sociology के gender-based explanation. Feminist मतलब those sociologists who thinks that every problem is due to patriarchy. There is Marxist के हिसाब से कैपिटलिज्म सबसे बुरा है और फेमिनिस्ट के हिसाब से पैट्रियार्की इज द रूट कोज. ओके,
It emphasizes centrality of gender in social change. According to them, social reality is viewed differently by two sexes. Okay. Jacques Derrida and Michael Foucault led post-structuralism. What does it mean? Post-structuralism. Foucault analyzed emergence of modern institutions like prisons, hospitals and schools as a sign of increasing surveillance and discipline in society. समझ में आया? उनके हिसाब से कि जैसे कुछ बदमाशी करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं, उनको संभाला कैसे जाए, टू गिव देम नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज, और अगर फिर भी ना माने तो प्रिजन्स बना दो. ठीक है. हॉस्पिटल किसके लिए? नहीं, हम मेंटल हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, बट मेंटल आई एम सॉरी हॉस्पिटल टू ट्रीट द इल. ओके. प्रिजन to give punishment, school to give knowledge for the betterment of society and for the surveillance of society. समझ में आया? एंड मोस्ट रिसेंटली ये देखा गया कि सोशोलॉजी को दूसरी जो साइंसेज हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ में कंपेयर और इंटरकनेक्ट किया गया. मोस्ट रिसेंटली द पोस्ट मॉडर्निस्ट हैव फर्दर एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ sociology and have tried to make it interdisciplinary as well. New issues like health, aging, demographic issues, cybernetics and information technology are coming under the scope of sociology. ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी जाती है बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है. अगर सोसाइटी में इंटरनेट आएगा तो बिहेवियर ऑफ पीपल आर चेंजिंग. हम खुद देख रहे हैं दैट इंस्टेड ऑफ बेड टाइम स्टोरीज बाय ग्रैंड पेरेंट्स, द चिल्ड्रंस आर नाउ मोर इंटरेस्टेड इन हैविंग मोबाइल फोन एंड स्क्रॉलिंग रील्स. ओके. According to French author Jean Baudrillard, mass media have reversed the Marxist idea and society is dominated by economic structure. Rather, it will be now increasingly controlled by science and images which are creation of mass media. समझ में आया? कितना डीप लाइन है. इसको आप हाईलाइट कर ही लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनका मतलब है कि सोसाइटी इकोनॉमिक आइडिया से ही डोमिनेट नहीं कर रही. एक्चुअली सोसाइटी इज़ गेटिंग डोमिनेटेड बाय द साइंस एंड इमेजेस. यानी समझ में, बहुत इजीली समझा देती हूँ एक लाइन में. गुच्ची व्हाट इज़ इट? बस ब्रांड है. लुई विटॉन बस ब्रांड है. ब्रांड, साइंस एंड इमेजेस उसके पीछे जो कि मास मीडिया फैला रहा है. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस. क्लियर है अब तो? एक्चुअली जो बच्चे मेरे जैसे इसे गंदा करके लिखना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ऐसा PDF, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आता है व्हेन इट इज़ रिटन लाइक दिस. तो मैं लिख ही देती हूँ. जिसको लगे कि ऐसा पढ़ना है वो ऐसा पढ़ लेना, अदरवाइज आई विल शेयर बोथ ऑफ दीज. ओके. ओके ओके, समझ आया यहाँ तक? नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज. सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. सबसे पहले इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है वो पढ़ लेते हैं. देखो, इसको सिंपली एड्रेस किया है मैंने. इकोनॉमिक्स जो होता है, इट डील्स विथ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, बट सोशियोलॉजी डील्स विद द थिंग हाउ टू स्पेंड एंड अर्न मनी. ऐसा एल्फ्रेड मार्शन का कहना है. एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब द नॉर्म्स. क्या चीज़ सही और क्या गलत है इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए, जैसे थेफ्ट इज़ रॉन्ग एंड वर्क इज़ राइट. और एक टू एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, आई वुड नॉट से एक्सट्रीम, बट टू आइडियोलॉजीज़ है इकोनॉमिक रिलेशन इन सोसाइटी को समझने के. वन इज़ दैट ऑफ मार्क्स. इनका कहना है कि इकोनॉमिक इज़ द सब स्ट्रक्चर विच डिफाइंस द सुपर स्ट्रक्चर विच इज़ सोसाइटी. द सोशल स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर इज़ सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर. ओके. इनका ये मानना है कि हर चीज़ ही इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कि क्या होने वाला है एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी कैसी होने वाली है. इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर. ऐसा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का मानना है. बट डर्कहाइम इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं. वह सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन, सोशल एक्सप्लेनेशन ही देना पसंद करते हैं. दे ऑल्सो इंक्लूड कल्चरल आस्पेक्ट एंड डिफरेंट आस्पेक्ट एंड ऑल्सो फंक्शनलिस्ट आस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी. ओके, चलो अब इसको इससे कवर कर लेते हैं.
इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉरी कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ जल्दी पढ़ाने के चक्कर में. ओके, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी. Sociology studies all aspects of society. Economics, according to Alfred Marshall, investigates how man earns and spends money. And economic activity is also a social activity, and production involves social relation as well. Methods of earning money is also guided by social norms and values. Theft and robbery can never be legitimate means of earning money. Consumption behavior is also affected by social and cultural values. One extreme position is of Marxists. According to them, understanding of superstructure, जैसा कि मैंने अभी बताया, is of ड्यू टू इकोनॉमिक सबस्ट्रक्चर एंड डरखाइम इसको रिजेक्ट करते हैं. दे सेड एंड गिव राइट टू सोशल एक्सप्लेनेशन अ प्रायोरिटी ओवर इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन. एंड अकॉर्डिंग टू हिम एट मैक्रो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपन इन ऑटोनोमस मैनर. यानी ऑटोनोमस चलता है इकोनॉमिक बिहेवियर, उसका एज सच पूरा 100% कोई रोल नहीं होता इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सबस्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को डेवलप करने में. नाउ दिस इज़ अ टेबल, वहाँ पे फटाफट हम समझ लेंगे क्या ही चीज़ है ये दोनों. ओके ओके, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी. इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत नैरो स्पेसिफिक है. इट होवर्स अराउंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्शन ओनली. लेकिन सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है. इट नॉट ओनली स्टडीज़ अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स. जैसे पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ना है हमें, तो हर चीज़ पढ़नी है. ह्यूमन एक्टिविटी का सारा सब कुछ पढ़ना है, तो इकोनॉमी से अलग हुआ ना. ओके, इकोनॉमिक्स वुड ले एम्फोसिस ऑन रिलेशंस प्योरली ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, प्राइस, सप्लाई, मनी फ्लोज. इसके अंदर कुछ भी चलता है, प्रोडक्शन होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ फेयर. और बाकी कुछ भी चीज़ से मतलब नहीं कि हम कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम लेबर को वेजेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. ओके, sociology would study the productive enterprises as social organization, the supply of labor as affected by the values and preferences, influence of education and economic behavior, role of caste system in economic development, so on. समझ में आया ना, इसका बहुत वाइडर स्कोप है. Traditional economists seek to understand economic activity in broader framework of ownership and relation on means of production. Relation और means of production क्या है, ये हम कार्ल मार्क्स जब पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर यहाँ के लिए एक ग्लिम्स ले लीजिए कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. मीन्स मतलब कि जो चीज़ें यूज़ आती है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए. इट इज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने में डिफरेंट पर्सनस इन्वॉल्व है. एक कंपनी के अंदर डिफरेंट पर्सन है. ओके, सम पीपल आर मैनेजर एंड सम आर लेबरर्स. तो वो उसके रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन करने के रिलेशन है कि कोई तो वर्कर है, कोई बॉस है, कोई उससे भी ऊपर मैनेजर, डायरेक्टर एंड ईच एंड एवरीथिंग. तो ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है. और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो चीज़ें यूज़ आ रही है. आई होप थोड़ा बहुत क्लियर है, आगे और बहुत अच्छे से समझेंगे. तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को केवल उस चीज़ से तक ही लिमिट रखते थे कि इकोनॉमी क्या है, इट इज़ रिलेशन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन सोशोलॉजिस्ट इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और बोलते हैं कि economic theory as being reductionist in nature, and according to them the economist's conception of man ignores the role of various social factors which influence the economic behavior. Okay, it is more systematized and is more scientific. Economic theorists try to give laws which can predict the economic phenomena. ऐसी theories होगी जो economic phenomena को पहले से predict कर सके या पहले से उसको या फिर कुछ explanations दे सके इकोनॉमिक फिनोमिना की. ओके, लेकिन सोशियोलॉजी में क्या है, क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़. स्कोप ऑफ थियोरी, बिल्डिंग एंड लॉज इज मोर इन इकोनॉमिक्स. इसमें थियोरीज और ये जो भी एनालिटिकल चीज़ें होती है वो ज़्यादा होती है. लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन, यानी यूनिवर्सल थियोरी बनती है. लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर जो थियरीज होती हैं वो लेस यूनिवर्सल होती है. एज देयर इज़ लिटिल कंसेंसस इन सोशियोलॉजी ओवर द पर्सपेक्टिव ऑफ विच शुड बी यूज. समझ में आया. यहाँ पे जैसे डिमांड और सप्लाई का जो एप्लीकेशन है वो सेम रहेगा कि अगर कोई चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है तो श्योरली उसकी प्राइस इंक्रीज़ करेगी. डिमांड डिक्रीज़ हुई
तो उसकी प्राइस डिक्रीज़ करेगी। ये यूनिवर्सल लॉ है, कहीं भी किसी भी मार्केट में जाके आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ सेम रहेगी। लेकिन यहाँ सोशोलॉजी में ऐसा नहीं होता, हर सोसाइटी अलग होती है। आप एक पर्टिकुलर थियोरी बना के किसी चीज़ को दूसरी सोसाइटी में ले जाके उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। गॉट इट? यहाँ यूनिवर्सल नेचर थोड़ा लेस प्रेवलेंट होता है। ओके, इन रिसेंट टाइम्स क्या हुआ कि कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे स्टैची, Galbraith, Riddle and Raymond Aron, they are using both of these concepts combining, which they are calling economic sociology, which deals with the aspect of social aspect of the economic life। समझ में आया? इस दोनों चीज़ को combine करके कुछ social scientist इसको study कर रहे हैं। Other emerging concepts like gender budgeting, feminist economies etc. also emerging to address emerging social relations। I hope इन दोनों terms से तो आप well versed हैं, familiar हैं। The sociology and economics meet in a number of areas of knowledge. The factors that contribute for this convergence are two. First, economics are no longer interested only in market mechanism but also in economic growth, national product and national income। नेशनलिटी पे चीज़ जा रही है, केवल प्रोडक्शन पे नहीं। एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड रीजन। समझ में आया? केवल प्रॉफिट मेकिंग नहीं, इन चीज़ों पर भी ध्यान जा रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल कॉम्पोनेंट। इसलिए इन दोनों चीज़ का मर्जर हो रहा है। ओके, इन ऑल दीज areas the economist has either to necessarily collaborate with sociologists or himself has to become a sociologist। okay, economists increasingly use sociological research to formulate new theories and policies, and sociologists on the other hand study the impact of such theories। I hope अब ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। According to Pierre Bourdieu, a true economic science would look at all cost of the economy, not only the cost that corporations are concerned with, but also crime, suicides and so on। so economic calculations can never leave social calculations। इस चीज़ को आप स्टार मार्क करें, ऐसी चीज़ें ही हमें लिख के आनी, ऐसी चीज़ें हमें मार्क्स देगी कि पियरे बोर्डियो ने इकोनॉमी और सोशोलॉजी के रिलेशन पे क्या बोला है। ओके, फिर से हम इसको समझते हैं। अ ट्रू इकोनॉमिक साइंस वुड लुक एट ऑल कॉस्ट, यानी कि जो इकोनॉमिक साइंस, जो ट्रू इकोनॉमिक साइंस है, वो केवल इस चीज़ पे ही नहीं कि कॉरपोरेशन को क्या कॉस्ट और क्या चीज़ें लग रही है, लेकिन क्या क्राइम, सुसाइड्स और एसेट्रा चीज़ें हो रही है, उन चीज़ पर भी ध्यान देना ही इकोनॉमिक साइंस का एक ट्रू सेंस में प्रेजेंट होना माना जाएगा। ओके, सो इकोनॉमिक कैलकुलेशंस के नेवर लीव सोशल कैलकुलेशंस। अगर आप पियरे बोर्डियो लिख के ये वाली लाइन भी लिख दें, इकोनॉमिक कैलकुलेशंस कैन नेवर लीव सोशल कैलकुलेशंस, तो भी इट विल बी इनफ। इतना सा तो हमें याद करना ही होगा। ओके, further sociology learns a lot from economics, which offers precise terminologies, yet economists predictive abilities often suffer precisely because of their neglect of individual behavior, cultural norms and institutional resistance with sociology studies। यानी कितना भी कर लो तो भी इकोनॉमी ही रहेगी और सोशोलॉजी रहेगी। बिकॉज अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट को एक दूसरे से इतना ही कनेक्ट करके पढ़ने लग जाए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। ओके, now let's quickly understand the sociology and psychological similarities and differences। okay, हम तो हमारे से ही समझेंगे। देखो, साइकी मीन्स माइंड, बॉडी एंड सोल, लॉजी मीन्स स्टडी। इन दोनों वर्ड से मिलके साइकोलॉजी बना है, यानी कि हमें सीधा समझ आ गया कि साइकोलॉजी किससे डील करता है, द स्टडी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, इन टोटल द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, एंड सोशोलॉजी किससे डील करता है, द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ऑल इट्स कंपोनेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो एंड इट्स रिलेशन विद सोसाइटी ऑल्सो। तो साइकोलॉजी पढ़ता है मेंटल सिस्टम्स को और सोशोलॉजी पढ़ता है सोशल सिस्टम्स को। ठीक है, यहाँ दो एक्सट्रीम व्यूज़ है दो सोशोलॉजिस्ट के। जैसे फर्स्ट वन है J.S. मिल, इनका मानना है कि साइकोलॉजी सुप्रीम है, यानी कि सारी की सारी जो सोसाइटी है वो सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए आपको केवल साइकोलॉजी पढ़ना इनफ है। लेकिन डर्कहाइम सेड कि साइकोलॉजी को समझने के लिए इट इज़ सोशोलॉजी, जो आप समझ जाएंगे तो आपको साइकोलॉजी पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। दे फेवर साइकोलॉजी, दे फेवर सोशियोलॉजी। ओके, ये सारा इतना सब कुछ यही लिखा है। ओके, फटाफट रीड कर देते हैं। साइकोलॉजी इज ऑफन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, वाइल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल सिस्टम्स।
On the relation between the two disciplines, there are two extreme views. J.S. Mill sought to establish primacy of psychology over all other social sciences and believed that all laws are derived from the laws of mind only. Durkheim, on the other hand, said he made a radical distinction between the phenomena studied by sociology and psychology respectively. His study of suicide even tended to ignore psychological disposition while taking into account social phenomena. ये suicide इनका एक स्टडी है, इनकी एक पर्टिकुलर थियोरी है जिसको समझाने के लिए इन्होंने साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन को कंसिडर भी नहीं किया. सुसाइड क्या है इसको हम आगे से बहुत अच्छे से समझेंगे. मतलब सिंपली जैसा मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हम सारी चीज़ें समझेंगे. सुसाइड भी वन ऑफ देम है कि सुसाइड इंसान क्यों करता है, उसके पीछे के क्या फैक्टर्स होते हैं. इस चीज़ का पर्टिकुलर डेटा और थियोरी डर्कहाइम ने दी थी जिसके अंदर इन्होंने साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन को कंसिडर भी नहीं किया था. ओके, ये तो थे दो एक्सट्रीम व्यूज़. अब इसके बीच का जनरलाइजेशन यानी कि इन दोनों के बीच का ऑल्टरनेटिव, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने वाले भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे. जैसे जेम्सबर्ग सेड कि बहुत सारे सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशन साइकोलॉजिकल जनरल लॉज से यूज़ करके डिफ़ाइन और एलेबोरेट की जा सकती है. जैसे वेबर इनका मानना था कि अगर हम साइकोलॉजी को कंसीडर करेंगे तो सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, उसके अंडरलाइंग मीनिंग्स भी बहुत ईजीली डिसाइफर हो सकेगी. ओके, लेट्स क्विकली रीड दिस टेबल क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझ में ना आए वैसा कुछ नहीं है. टू अंडरस्टैंड द डिफाइंड डिफरेंसेस. ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी एंड it is the study of individual and society. It is the science of man's experience and behavior, and its subject matters include basic instincts, sympathy, suggestions, imitations, passion and so on. कुछ भी ऐसा ना समझ में ऐसा कुछ नहीं है. It is science of study. It is the science of study of social institutions and their relationships, and its subjects matters include family, individual, religions, power, social change and so on. Okay. Its scope is limited and focused on man's mental activities and his basic behavior. Sociology is general study of society and has wider scope. It is more scientific and has more scope of experimentation, and there are even psychological laboratories which are used. It has multiple perspectives, and its claim is of scientific discipline is contested within the discipline itself. इसके perspective और क्लेम साइंटिफिक डिसिप्लिन की अभी भी थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी है. यानी कि ये अपने आप को एक साइंस ही बोलती है. यानी कि जो सोशल साइंटिस्ट है सोशियोलॉजी को भी एक साइंस के रूप में देखते हैं, लेकिन ये अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ा सा इसका सही होना अभी भी क्वेश्चनेबल है. ओके, some attempts have been made to bring them together. One of the most valuable work is of Goethe and Mills. According to them, the study of social psychology is interplay between individual character and social structure, as human behavior is not purely driven by instincts. Social psychology serves as a bridge between psychology and sociology, maintains a primary interest in the individual but concern itself with the way in which the individual behaves in सोशल ग्रुप्स कलेक्टिवली विद अदर इंडिविजुअल. समझ में आया? इन दो सोशल साइंटिस्ट ने इन दोनों के बीच का इंटरकनेक्ट, यानी अभी हम सिमिलैरिटीज़ में या इनके यूज़ में लिख सकते हैं और ये इसके डिफरेंसेस हैं. सिमिलैरिटीज़ क्या लिखेंगे कि दोनों ही आखिर ह्यूमन बिहेवियर के और ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्रेस होता है. ये हम उसके सिमिलैरिटीज़ में कोट कर सकते हैं, ये हम उसके डिफरेंसेस में कोट कर सकते हैं, और बाकी तो हम क्वेश्चन करेंगे ही आगे. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. हम समझ लेते हैं पहले इसको. देखो, होवर्ड जो कि एक सोशल साइंटिस्ट थे, G.E. होवर्ड, इनके हिसाब से हिस्ट्री इज़ नथिंग बट पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज़ नथिंग बट प्रेजेंट हिस्ट्री. जो कुछ हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो क्या होती है? द सोसाइटी एंड इट्स स्टडी, इसके रिलेशंस, क्या चीज़ होती थी, कैसे होती थी, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ आज हो रही है वो आगे जाके हिस्ट्री बनेगी, और जो चीज़ पहले हुई थी वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की सोशियोलॉजिकल स्टडी ही तो थी. समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने? हिस्ट्री पास्ट सोशियोलॉजी है, यानी हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ नहीं बट एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है जो पहले की जा चुकी है, और सोशियोलॉजी कुछ नहीं, बस आज जो चीज़ें हैपनिंग है जो हम समझ रहे हैं वो आगे जाके हिस्ट्री बन जाएगा. प्रेजेंट की हिस्ट्री सोशियोलॉजी है. ओके, कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम ऐसे दो सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया हिस्टोरिकल डेटा को उनके सेमिनल वर्क्स में, उनकी थियोरीज़ को डेवलप करने में. ओके,
Now let's quickly understand why this. History and sociology have a very close relation according to G. Howard. History is past sociology, sociology is present history. Philosophy and history are considered as the mother of all social sciences. Karl Marx and Durkheim pioneered use of historical data in their sociological discourse. कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ये इनका कुछ नहीं सेमिनल वर्क है जो कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. इतना तो अंडरस्टैंडेबल आप हैं कि आप समझ जाए कि ये जो वेबर इनके जो सेमिनल वर्क्स दिए गए हैं इनके अंदर दे यूज्ड हिस्टोरिकल डेटा जो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं. ओके, बट हाउएवर दे हैव डिफरेंसेस. क्या डिफरेंसेस हैं? हिस्टोरियंस ऑलमोस्ट एज अ रूल स्टडी द पास्ट. उनका तो काम ही पास्ट पढ़ना है क्योंकि इसका नाम ही हिस्ट्री है, द स्टडी ऑफ पास्ट. ओके, sociologists are more interested in the contemporary or recent past. सोशियोलॉजी का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट हो सकता है कि वो हिस्ट्री को पढ़ें, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, इसके अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं. और मोस्ट प्रोबेबली दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स रीसेंट पास्ट. ओके, historians earlier were content to delineate the actual events to establish how things actually happened. देखो शुरू में क्या हुआ, historians tried to bifurcate or distinguish between how things happened and what things happened. जो चीज़ हम इसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे हुई, ऐसा जो उस समय कोशिश की गई थी. लेकिन इन सोशियोलॉजी द फोकस वाज सीक टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप्स. मेनली इसका काम है कॉज को फाइंड करना, इसका काम केवल एक्चुअल इवेंट्स को फाइंड करना है. अर्लियर इसकी कोशिश की गई थी लेकिन एक्चुअल काम किसका है? सोशियोलॉजी का. ओके, हिस्ट्री स्टडीज कॉन्क्रीट डिटेल्स विद एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑफ रियल इवेंट्स. ओके, रियल इवेंट्स थे, उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसका स्टडी करती है हिस्ट्री. एंड सोशियोलॉजिस्ट इज मोर लाइकली टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कंक्रीट रियलिटी, कैटेगराइज एंड जनरलाइज. इट इज मोर टूवर्ड्स, एक चीज साफ होनी चाहिए, इट इज मोर टूवर्ड्स जनरलाइजेशन. सॉरी फॉर राइटिंग दीज. ओके, इस पर अच्छी राइटिंग आ ही नहीं रही है यार मेरी, खैर जो भी हो. और हिस्ट्री बहुत पर्टिकुलर है कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, पर्सन, किंगडम एट्सेट्रा पे पढ़ना हिस्ट्री है. और जनरलाइज थियरीज देना इज सोशियोलॉजी. ओके, the interaction between the two disciplines can be found in their subject matter. Subject matter of sociology and history overlap to considerable extent. The historian frequently provides the material which sociologist uses. समझ में आया ना? historians वही डेटा, वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो sociologist यूज़ करते हैं या प्रोवाइड करते हैं. sociologist वही यूज़ करते हैं जो historians प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसको हम वाइज वर्सा भी लिख सकते हैं चाहे यहाँ ना लिखा हो. With the help of history, sociology can get crucial information about past. According to Radcliffe Brown, sociology is nomothetic while history is idiographic. ये जो अभी मैंने आपको बताया, history is specific and it is generalized. तो idiography का मतलब ये है कि हिस्ट्री स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ती है और ये नॉमोथेटिक, ये नॉर्म्स होते हैं जनरल. ओके, historians describe unique events while sociologists derive generalizations. समझ आया? But nowadays history is not only concerned with the which and what events but also how of events. This emphasis on cause and effect, जो कि हमारा particular subject matter है sociology का, cause and effect, इसके ऊपर भी now sociology, history has brought the things together. And इसकी वजह से क्या हुआ? The two disciplines have came closer. The line of demarcation between history and sociology is becoming increasingly blurred as history is no longer purely descriptive. समझ में आया? यहाँ जाके हम इन दोनों का कन्वर्जेंस करा रहे हैं. यहाँ हमने डिफरेंसेस बताए. ओके, यहाँ भी हमने डिफरेंसेस बताए और कन्वर्जेंस यानी सिमिलैरिटीज में हम ये चीज़ लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी आर जंपिंग टू सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. इस चीज़ में फर्स्ट में इसका कन्वर्जेंस, इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है या इनका कॉमन पॉइंट बताया गया है. ओके, इसमें वेरी इजी है, वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर ओनली द डिस्टिंक्ट. दीज आर पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो हिस्ट्री को भी कह सकते हैं. एंड सोशियोलॉजी ये सोशल साइंसेस के एम्बिट में ही आती है बट स्टिल इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. ओके, द टू डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंसेस डू कन्वर्जेंस ऑफन एज द सब्जेक्ट मैटर इज मैन, क्योंकि इन दोनों का सब्जेक्ट मैटर मैन है. पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ाती है? हाउ पॉलिटिकल एसोसिएशंस मेड, कैसे एक इंसान के पास पावर होती है. इट इज़ ऑल अबाउट मैन. इंसान के पास पावर है इंसान को रूल करने की. ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है
अलग ऑर्गेनाइजेशन, उससे सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन को रूल करने की। इट इज़ ऑल अबाउट मैन। हर चीज़ किस चीज़ के पीछे होवर कर रही है? मैन। ओके। अ बिगिनिंग वॉज मेड विथ द वर्क्स ऑफ मार्क्स, जो मैंने इतनी बार रिपीट किया कि ही वॉज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। उनके हिसाब से हर चीज़ इकोनॉमी से होती है, यानी सिंपल अगर हम बोले तो हर चीज़ पैसे की वजह से होती है। पैसा है तो ओके, ठीक है। According to him, political institutions and behavior are closely linked with the economic system and social classes. Okay, इसीलिए ये दोनों का कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ पे आके? इकोनॉमी पे आके। सोशल साइंसेस का भी और पॉलिटी का भी। किस चीज़ पे ये लोग मीट करते हैं, कन्वर्ज करते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम पे। ओके। Provoked by this thinking, some thinkers by the end of 19th century pursued the matter in more detail, like studies of political parties, elite voting behavior, bureaucracy and political ideologies, as in the political science of Michael, Marx, Weber and Pareto. इन सब ने किस चीज़ पे, हम एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे कि इन सब ने अपना सेमिनल वर्क, अपनी थियोरीज दी, जहाँ पे हम ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं कि पॉलिटी और सोशियोलॉजी आर कन्वर्जिंग टुगेदर. Another development occurred in America as a behavioral approach to political behavior, and this was initiated by University of Chicago in 1930s. हो गया, इस similarities ही. Now let's quickly jump to sociology. मैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करती हूँ ना, sorry. Okay, but now let's jump to studies. चेंज कर लेते हैं यार इसका कलर. Sociology has a wider scope and is devoted to the study of all aspects of society, but conventional political science is restricted itself to mainly the study of state and power. Okay. Sociology is more open and ended in its approach. Subject matter of political science is more codified. समझ में आ रहा है ना? लाइक बुक रीडिंग नहीं होनी चाहिए प्लीज़. अगर आपको कुछ भी चीज़ लगे कि ज़्यादा बुक रीडिंग हो गई थी, यू कैन कमेंट. ओके. Sociology stresses the interrelationships between sets of institutions including government. नहीं है, I guess कुछ कट तो नहीं गया इसमें से. I will recheck, अगर कुछ होगा तो हम बाद में उसको कवर कर लेंगे. ओके ओके. सोशियोलॉजी किस चीज़ पे स्ट्रेस करती है? स्ट्रेस करती है, स्ट्रेस करती नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं देती है, स्ट्रेस तो देती है हम जैसे बच्चों को. खैर, किस चीज़ पे स्ट्रेस करती है? इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, और क्या चीज़ होगी इसके आगे? गवर्नमेंट और पीपल हो सकता है. डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल, पीपल. ओके. बट हेयर इसको समझ लेते हैं. सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज मोर कॉडिफाइड. इसके अंदर थेरीज बहुत कॉडिफाइड होती है. हर चीज़ पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो बिल्कुल कॉडिफाइड थिंग तो है ना, उसको फॉलो करना. बट यहाँ ओपन एंडेड अप्रोच होती है. पॉलिटिकल साइंस टेंड्स टू टर्न अटेंशन टूवर्ड्स द प्रोसेस विद इन द गवर्नमेंट. आई गेस शायद नहीं है, यहाँ पे होगा तो भी. पॉलिटिकल साइंसेज टेंड्स टू टर्न अटेंशन टूवर्ड्स द प्रोसेस विद इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अंदर क्या प्रोसेस है, उस चीज़ से चलता है इसका पॉलिटिकल साइंसेस का काम. और सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस से दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं, दूसरे जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसका क्या रिलेशन है, वो इसका सब्जेक्ट मैटर है. समझ में आया? इसका सब्जेक्ट मैटर है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम विद अदर इंस्टीट्यूशन, और इसका है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के इटसेल्फ, इंट्रा. इट इज़ अबाउट इंटर एंड इट इज़ अबाउट intra. Okay. Political sciences provide laws which affect welfare of masses. Sociology provides data and basis of these laws and policies. Social considerations like caste, kinship, demography, etc. play important role in political decision and especially elections. समझ में आया इसमें क्या लिखा है? इसमें कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटी आखिर है क्या? इट इज़ नथिंग बट डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स होती है जो किसके लिए काम करती है. दे क्लेम दैट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पीपल. उनकी सेफ्टी के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए जो वादे किए जाते हैं. पॉलिटी आखिर वही है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और भलाई के लिए काम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्कीम्स निकालते हैं बेनिफिट के लिए. ओके. लेकिन ये स्कीम निकालने के लिए हमें पैरामीटर्स तो पता होने चाहिए कि भाई कैसे हमको देना है कि हाँ इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग अब
के पास रहने के लिए घर नहीं, इतने लोगों के पास में टॉयलेट्स नहीं है, तो उस चीज़ का डेटा कौन देता है? हियर इज़ द क्वीन, सोशियोलॉजी देती है। समझ आया? अब समझ आएगा ये पैराग्राफ। पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स लॉज विच अफेक्ट वेलफेयर ऑफ मासेस, सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स डेटा एंड बेसिस ऑफ दीज लॉज एंड पॉलिसीज। सोशल कंसिडरेशंस लाइक कास्ट, किनशिप, डेमोग्राफी एक्सेट्रा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल डिसीजंस एंड स्पेशली इलेक्शंस। समझ आया? बहुत ईजी लैंग्वेज में और बिल्कुल रफ एंड रॉ में समझा दिया आपको। ओके, द फोर्सेस एट वर्क एंड द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन peasant, tribal or caste societies belong more to the sphere of sociologists and anthropologists rather than to that of political scientists। वैसे तो ये लाइन फालतू है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस होते हैं किसमें, पीजेंट, ट्राइबल और कास्ट सोसाइटीज़ के अंदर, वो किसके एम्बिट में आती है उसकी स्टडीज़? सोशल स्टडीज़ और एंथ्रोपोलॉजी जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन को ही स्टडी करता है उसके अंदर, रेदर देन पॉलिटिक्स। इसका तो कुछ ऐसा खास था नहीं, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सोशल स्टडीज़ हैव ऑल्सो बीन कंडक्टेड इन मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वोटिंग बिहेवियर, कास्टिज्म, यानी जो पॉलिटिकल स्फेयर होता है यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सोशल स्टडीज़ का डेटा यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो यू शुड हैव द सोशल डेटा ना। कैसे? अगर पॉलिटिकल पार्टी हो, पहले वो समझेगी कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी का वोटिंग बिहेवियर क्या है, क्या कास्ट सिस्टम चलता है यहाँ पे, कैसे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लोगों के द्वारा होती है और हम कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, sociological reasons for support of political parties, the role of gender politics etc., which involves a blend of political science and social thinking. Social policies of government often rely on sociological studies। समझ में आया? पॉलिसीज़, जैसा मैंने अभी बताया था कि पॉलिसीज़ किस पे रिलाई करती है, सोशोलॉजिकल स्टडीज़ पे ही तो रिलाई करेगी हर चीज़। यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हर चीज़ है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं दे आर डिपेंडेंट ऑन सोशियोलॉजी। यहाँ हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, एक तो हम सोशियोलॉजी की सुप्रीमेसी लिख सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वो पॉलिटी पर भी भारी है, बिकॉज इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल स्टडी ऑल्सो रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, और दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि इनकी सिमिलैरिटी और कन्वर्जेंस की, ये दोनों कहाँ कन्वर्ज करती है? जहाँ नीड होती है। ओके, पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट्स सोशल इंस्टीट्यूशन। अब ये इसकी आ गई कि सोशल इंस्टीट्यूशन को भी यानी सोशियोलॉजी को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। एज वी कैन नॉट चूज हु will be, we cannot choose what nationality we will have। समझ में आया? हमको नहीं पता पावर पॉलिटी का हमें कैसे इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा, हमको नहीं पता हम किस फैमिली में एक्चुअली बर्थ हमने लिया, तो अब हमारे ऊपर कैसे पावर रूल करेगी, और हम किस नेशन में पैदा होते हैं उस चीज़ का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आज हम, खैर नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट अगर आज हम ईरान में होते तो चीज़ें डिफरेंट होती। तो इस चीज़ का हमारे ऊपर कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, हमारा कोई इन्फ्लुएंस, हमारा कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, हम कुछ भी कर लें। ओके, चाइना वंस स्ट्रिक्टली एनफोर्स 2 चिल्ड्रन नॉर्म एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फैमिली थ्रू फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड सो ऑन। समझ में आया? कुछ समझाने जैसा नहीं। अमेरिकन स्टेट प्रमोट्स वैल्यूज ऑफ ओपननेस एंड फ्रीडम इन फैमिली, पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड ऑल्सो एडवोकेट्स रिलीजियस कोड। समझ में आया? तो हर कंट्री में डिफरेंट होता है, तो आपको कितनी फ्रीडम मिलेगी, कितनी आपके ऊपर पावर इम्पोज्ड होगी, वो चीज़ का आप कोई एज सच इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। I always see 111. Okay, there is a renewal of interest in Marxist sociological ideas among political scientists because of revolutions in developing countries like Jasmine Revolution and Arab Spring। कुछ नहीं, सिंपल सा है कि मार्क्सिस्ट आइडिया क्या कहता है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, तो कि भाई जिनके पास पैसा है उनके पास पावर है, इसीलिए जब, और ये चीज़ कहीं ना कहीं तक सही भी, जो पावरफुल होते हैं उनके पास दे हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो इस चीज़ के चलते रेवोल्यूशंस आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि जैस्मिन रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग्स का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट, आई गेस लास्ट ही होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी के साथ में इसका, एंड फिर बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, और फिर ये चैप्टर हमारा डन। ओके okay, sociology and anthropology had quite different origins while western intellectual, okay, इतना सबको हम पहले ढंग से समझते हैं। देखो, सोशियोलॉजी का ओरिजिन तो हमें पता है कैसे हुआ, मॉडर्निटी आई, उनके पास पहले कंटेक्स्ट था कि, गलत हो गई क्या, नहीं समझ जाना। ओके, मॉडर्निटी आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इससे सारे केओस डेवलप हुआ, केओस को समझने के लिए एक पर्टिकुलर
बॉडी ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी तो सोशियोलॉजी डेवलप हो गई, लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं था। ओके, अब पढ़ते हैं इसको। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी हैड क्वाइट डिफरेंट ऑरिजिन्स वेल द वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स ऑफ सोशियोलॉजी हैड अ रेडी कंटेक्स्ट क्लोजर टू होम व्हेन, होम यानी उनका यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। ओके, व्हेन मॉडर्निज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अराइव्ड, तो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स उनके घर के पास ही उनको चीज़ें रेडीमेड मिल गई, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव टू डिस्कवर देयर ओन। एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो बोरोज फ्रॉम प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। देखो एंथ्रोपोलॉजी वैसे है क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इन वेरी सिंपल टर्म्स। ओके, क्लासिकल वेस्टर्न नोशंस ऑफ दीज टू डिसिप्लिन व्यू सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी व्हाइल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्लासिकल वेस्टर्न नोशन क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी तो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी की स्टडी है और ये प्रिमिटिव सोसाइटी की, ठीक है। बट इंडस्ट्रियलाइज और अदर्स मतलब लाइक इंडस्ट्रियलाइज मिड और समथिंग लाइक दैट, इनकी स्टडीज़। अब यहाँ इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कि सोशियोलॉजी तो इंडस्ट्रियलाइज एंड अदर्स, लेकिन ये अदर्स इंडिया में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इट इज़ अ प्लूरल सोसाइटी जहाँ पे ये अदर हर नेक्स्ट डोर पे आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास। समझ आया ना? इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि इसको डिफरेंशिएट किया गया कि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी है एंड प्रिमिटिव सोसाइटी की एंथ्रोपोलॉजी, और इसको इंडस्ट्रियलाइज और अदर्स के अंदर प्रिमिटिव आ गया। ओके, लेकिन ये अदर इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इंडिया की जैसी जो प्लूरल सोसाइटीज़ है उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अदर बहुत ज़्यादा अदर हो जाएगा, क्योंकि हमें हर नेक्स्ट डोर पे हर डिफरेंट अदर मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा हर हो गया, हर महादेव के। ओके, इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ देयर पीरियड्स ऑफ ग्रोथ द टू डिसिप्लिन्स ग्रू up in close cooperation with each other in the terms of concept used as areas of interest, and their methods of study can be seen in the works of founders which cannot easily assign exclusively to either one of the discipline। कि शुरू में जो इनके methods थे study के they were very same, क्योंकि the early convergence was followed by a period of extreme divergence in terms of their universe of studies, areas of interest, methods of study and even the concept employed। पहले कॉन्वर्जेंस था, उसके बाद एक्सट्रीम डाइवर्जेंस आया, किसमें? उनका यूनिवर्स ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मेथड्स टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस डिफरेंसेस बिटवीन द टू इन द 19th century as stated above, there had been a good deal of convergence in modern times। पहले था अर्लियर कॉन्वर्जेंस था, फिर डाइवर्जेंस हुआ, मॉडर्न टाइम में क्या हुआ? फिर से अ लिटिल बिट कॉन्वर्जेंस देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों की स्टडी आखिर मैन पे ही आके कन्वर्ज करती है। ओके, इनका सब्जेक्ट मैटर मेनली क्या है? मैन है, और जहाँ मैन की स्टडी होगी वहाँ दोनों कन्वर्ज तो करेंगी, जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। टाइम एंड कल्चरल एलिमेंट्स आर द ओनली एस्पेक्ट्स दैट सेपरेट देम। जैसा मैंने बोला कि वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के, इसमें कंटेम्प्रेरी पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में प्रिमिटिव सोसाइटी, तो टाइम एंड कल्चरल एलिमेंट्स आर द ओनली एस्पेक्ट दैट सेपरेट देम। अब अच्छे से डिफरेंसेस समझ लेते हैं। आई विल रीड, जहाँ समझने जैसा कुछ होगा आई विल स्पेल। ओके, सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल थॉट एंड पॉजिटिव साइंसेज इन लाइट ऑफ चैलेंजेस पोज्ड बाय मॉडर्निटी। मॉडर्निटी की वजह से जो चैलेंजेस आए थे उसी की वजह से सोशियोलॉजी है। बट एंथ्रोपोलॉजी क्यों आई? क्योंकि वेस्टर्न स्कॉलर्स को प्रिमिटिव सोसाइटी को पढ़ने का कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। ओके, वेस्टर्न स्कॉलर्स इन प्रिमिटिव सोसाइटीज इन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न दोनों कंट्रीज के अंदर। Okay, the methods employed by sociologists are loaded with values and hence their conclusions are tinged with ethical considerations. On the other hand, anthropologists describe and analyze in clinically neutral terms। इसके अंदर value loaded होता है ये, और ये value neutral होता है। Okay, value neutral because they can place themselves as outsiders without being involved in the values। just like थोड़ा बहुत history से converge करता है anthropology कि उसको स्टडी करनी है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की कैसी हुआ करती थी और कैसे इवॉल्व हुई, तो उसको बिल्कुल पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोशियोलॉजी में हमको प्रॉब्लम्स का वाई ढूंढना होता है, वाई ढूंढने में हम बायस्ड ना हो जाएं, उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव रहने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें कहीं ना कहीं वैल्यूज़ और इसका और वहाँ वैल्यूज़ का यूज़ भी होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। सोशियोलॉजिस्ट ऑफन स्टडी पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी लाइक फैमिली और प्रोसेसेस सच एज सोशल मोबिलिटी। जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी के पार्ट्स हैं जैसे फैमिली और सोशल मोबिलिटी के सोर्सेज, उसको सोसाइटी या सोशोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी टेंडेड टू स्टडी सोसाइटी
या फिर सिंपल सोसाइटीज़, क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ पढ़ना है इन ऑल आस्पेक्ट्स एज अ होल। यानी कि इसमें सारी ये चीज़ें कन्वर्ज कर देते हैं कि हमारा तो मेन मोटिव क्या है कि हमें क्या क्यों ढूंढना है, लेकिन इनके हर स्टडी के पीछे क्या और क्यों नहीं, बट क्या चीज़ें थी उसका वाई नहीं है। इसके बस ये है कि क्या इवेंट्स थे, जस्ट लाइक हिस्ट्री, जो इवेंट्स थे ये उस चीज़ को स्टडी कर लेती है कि हाँ ये इवेंट्स थे और ये इवेंट्स को पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर मैनर में दिखाना। बट ये ज़्यादा इंक्लाइंड है उस चीज़ को समझने के, जो उसके कंपोनेंट्स उसको समझने के, बट ये है उसके कंपोनेंट्स को बताने के। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया ना। हमें ज़्यादा डेल्व करना भी नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी ना कि एंथ्रोपोलॉजी। Sociologists often rely on statistics and questionnaires and their analysis often formal and quantitative as well. समझ आया ना, कुछ वर्बली हिंदी में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनरली लिव इन द कम्युनिटी दैट दे स्टडी इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड व्हाट दे सी। देयर एनालिसिस इज एसेंशियली क्वालिटेटिव। इनका क्वांटिटेटिव है, ये डेटा पे रिलाई करते हैं, और इनका क्वालिटेटिव है यानी कि फील्ड स्टडीज़ ज़्यादा होती है। एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो स्टडीज़ फिजिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एवोल्यूशन एंड बायोलॉजी एज वेल। समझ आया ना, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत ये बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टडी एंथ्रोपोलॉजी के थोड़ा सा एंगल उसका रहता है। बट सोशियोलॉजी मेनली फोकसेज अपॉन कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इन्होंने ये उल्टा लिख दिया ना लास्ट वाला पॉइंट, बट कुछ नहीं चलता है। सोशियोलॉजी मेनली फोकसेज अपॉन कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट, और इसका फोकस है इवोल्यूशन के ऊपर। द स्मॉल यूनिट्स of study which social anthropology require are fast disappearing. Placed in such situation, both the social anthropologists and sociologists are concerned with the process of economic growth and social changes. Both the disciplines are equally useful in studying African and Asian societies which are changing under the impact of West. It is no longer the prerogative of सोशोलॉजिस्ट टू स्टडी एडवांस्ड सोसाइटी। यानी कि एडवांस सोसाइटी ही नहीं, प्रिमिटिव सोसाइटी को पढ़ने का भी एक पर्टिकुलर वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसीलिए ये चीज़ यूज़ आती है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी तो मेनली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्टडी करता है ना, और सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं यूज़ आता है। जहाँ क्योंकि आजकल क्या है कि प्रेरोगेटिव ये नहीं है कि हमें केवल एडवांस सोसाइटी को पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी समझना है, यू कैन रिवाइंड द लेक्चर, बार बार सुनो के समझ आ जाएगा। ओके, The works of Talcott Parsons and R.K. Merton are attempts towards adaptation of functionalist approach to study industrial society, and William White has adopted participant observation for the study of modern industrial society. Thus the disciplines are increasingly merging into each other. देखो, एंथ्रोपोलॉजी का मेन चीज़ ये है कि वो फील्ड स्टडीज़ करता है, यानी कि वहाँ जाके ऑब्जर्व करके स्टडी करता है। और सोशियोलॉजी का क्या है कि मेनली ये मेथड्स पे रिलाई करते हैं, डेटा एंड मेथड्स पे। लेकिन हमने जैसा कि हमने बताया कि फील्ड स्टडी जो कि सोशियोलॉजी में आजकल बहुत कॉमन हो गई, जैसे हम M.N. श्रीनिवास को पढ़ेंगे, उनकी द स्टडी ऑफ विलेजेस और द स्टडी ऑफ कूर्ग विलेज और रामपुरिया विलेज, बहुत सारे की इन्होंने स्टडी करी है। तो ये चीज़ यहाँ मर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है कि यहाँ पे भी सोशियोलॉजी में भी फील्ड स्टडीज़ का प्रेवलेंस है, और कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो यूजेज द सोशियोलॉजिकल डेटा। तो यहाँ हमारी जो ये टॉपिक था बहुत ही शानदार सा, इससे हर टाइम एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो हम इसे रोट लर्निंग भी कर लेंगे, समझने जितना हमने समझ भी लिया। अदरवाइज़ ऐसा आपको दोनों टाइप के PDF मिल जाएंगे, ऐसा गंदा भी और सही भी। ओके, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ जहाँ ऐसे हाईलाइटेड और बहुत ऐसे यूँ चीज़ें लिखी होती है, उससे मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम फेमिलियर टू दिस कंटेंट। ओके।